हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीटेट के बारे में। आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपने कैसे क्रैक किया था, ये भी बता दीजिए, कहाँ कहाँ वैलिड है ये बता दीजिए। सब कुछ बताएंगे आपको और आपके लिए ही मैं यहाँ आती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो भी मुझे लगता है कि हाँ इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से नौकरी ले सकें अपनी, तो उनका आंसर देने के लिए मैं हमेशा आपको यूट्यूब पर मिलूँगी। बीच में वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल पाती क्योंकि बहुत प्रेशर होता है काम का। यहाँ पे केवी में बहुत प्रेशर है काम का, तो वही उसके वजह से मेरा यूट्यूब पे आना जाना थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं आपके साथ यहाँ पे आती हूँ ज़रूर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। देखिए सीटेट क्या है। सीटेट है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब इसमें आपको ये पता किया जाता है कि क्या आप टीचर बनने के लायक हैं, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप एक टीचर बन सकें। उसके लिए 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उसमें आपने अगर 90 मार्क्स ले लिए तो हाँ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ऐसी है कि आप टीचर बन सकते हैं। ये वो अपना वेरीफाई कर लेते हैं और फिर आप इसके बेस पे सीटेट का जब आपने क्वालिफाई कर लिया है तो सीटेट के बेस पे आप अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक आप केवी के एग्ज़ाम हो गए, डीएसएसबी के टीचर के एग्ज़ाम हो गए, राजस्थान में भी आपका सीटेट वैलिड रहता है और यूपी में आपका वैलिड रहता है। तो इन सब जगह पे आपका एलिजिबल होने के लिए आपको ये बना देता है। आप इसके बाद कोई भी फॉर्म अदर स्टेट में फिल कर सकते हैं। ये सेंट्रल लेवल का है, मतलब कि पूरे इंडिया में ये वैलिड होगा आपका। तो इसलिए और ये सीटेट जो है बाकी स्टेट टेट के कंपैरेटिव आसान होता है। लोगों को लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप सेंट्रल में मतलब दिल्ली में रह के पढ़ाई किए हैं और जिस तरीके से आपने रेगुलर डाइट किया होगा तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि किस तरीके से आप अपने डाइट में टीचिंग कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे आप इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी नॉर्मली हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से आप पेपर की प्रिपरेशन करें कि आप अच्छे मार्क्स के साथ अपना सीटेट क्वालिफाई करें। और सबसे पहले कि इसमें कोई भी इस तरीके का नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। नहीं, आप अगर 150 में से 150 भी लेके आएंगे तो भी आप एलिजिबल ही होंगे। आप ऐसा नहीं कि आपकी सीटेट के बेस पे नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपको इसको एक ऐसे पेपर के तरीके से ही लेना है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है और मेन फोकस आपको हमेशा देना है आपके बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, जैसे डीएसएसबी हो गया, केवी हो गया। इसके लिए तो आपको जी जान लगा देनी है और सीटेट में आपको ये है कि आपको ये क्वालिफाई आपका हो जाना चाहिए। 90 प्लस मार्क्स लेके आओ। अब आप 91 लेके आके इसको क्वालिफाई करें या 90 लेके आके ही इसको क्वालिफाई करें, वो आपके ऊपर है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका 91 नंबर है या 95 नंबर है या 98 है, आपका बस क्वालिफाई होना चाहिए। सब वहाँ पर इक्वल ही होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो आपका ईयर में 2 बार होता है। जब जो सीटेट आपका साल में 2 बार होगा पेपर, एक जून जुलाई के आसपास होता है और एक दिसंबर में होता है। तो इसके लिए आप जो हैं अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अगर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर देना। और लेवल 1 और लेवल 2 होता है इसमें, इसको ध्यान से देखना है। जब आप 1 to 5 के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, डीएलएड किया है आपने, तो आप 1 to 5 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो आपको लेवल 1 वाला सीटेट देना होगा। और अगर आपने बीएड किया हुआ है और 6, 7, 8, 11, 12 को आपको पढ़ाना है तो आपको लेवल 2 वाला सीटेट देना होगा। तो आपको ये पहले देख लेना है कि आप कौन से वाले में एलिजिबल हैं। जैसे मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही दे रखा है, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसे वैकेंसीज़ आई थी जिसमें आपको डीएलएड के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एक और फॉर्म फिल कर सकते थे, वो जूनियर एडेड का था। तो उस टाइम पे मैंने लेवल 2 वाला भी सीटेट दिया था, बल्कि मतलब उस टाइम पे मेरा बीएड नहीं था, फिर भी मैं दे सकती थी। तो वैसे ही है इसमें, अगर आपकी कोई वैकेंसी है जो पर्टिकुलर आपको एलिजिबल कर देती है डीएलएड के बेस पे कि आप लेवल 2 भी दे सकते हैं, तब आप लेवल 2 वाला भी दे सकते हैं। वरना तो अभी आपको लेवल 1 ही देना होगा और बीएड वालों को लेवल 2 देना होगा। अब बीएड वाले लेवल 1 नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट केस की वजह से जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको 1 to 5 में आउट कर दिया गया था। तो लेवल 1 लेवल 2 आपको देख लेना है। इसके अलावा आप जब लैंग्वेज चूज़ करते हैं इसमें फॉर्म फिल करने के टाइम 1 to 5 में और 6 to 8 में भी, तो आपको लैंग्वेज देखनी है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज पे कमांड है। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो आपको हिंदी पेपर 1 लेना होगा। हाँ, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी पेपर 1 लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश पेपर 1 लेंगे। आपको ध्यान देना है जो भी पेपर 1 होता है वो अच्छे से पूछते हैं और पेपर 2 जो होता है वो थोड़ा ईजी देता है, मोस्टली होता है। कभी कभी क्या होता है, हमेशा वो एक लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं और एक लैंग्वेज को थोड़ा इजी बनाते हैं।
तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और उस टाइम फर्स्ट ईयर वाला जो सीटेट है वो वैलिड नहीं होता था, तो मैंने ऐसे पेपर दिए और मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी थी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश थी। मैंने एग्ज़ाम में, अब क्योंकि सारे पेपर्स होते हैं तो आपको वहाँ पे समझ में नहीं आता लेवल 1 मतलब लैंग्वेज 1 फर्स्ट मेरी कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, बस मैंने वहाँ इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश कर दिया और वहाँ सारे मार्क्स गड़बड़ कर दिए थे। वो तो अलग बात है, एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं गई थी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जाके ख़राब ना करूँ, इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने एक बार ऐसे अपना एक एग्ज़ाम दे दिया था, जिसमें मुझे पता चल गया कि आपको लैंग्वेज में कभी भी गलती नहीं करनी। तो जब भी आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज 1 वाला पेपर ही अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, और जब आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश का लैंग्वेज 2 ऊपर लिखा होता है। आप जब भी, अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको ऊपर लिखा हुआ होगा, और अभी मतलब बीच में तो ऑफलाइन भी चल रहे हैं, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरीके से आपका पेपर हो रहा है आपको ऊपर देख लेना है कि लैंग्वेज 1 मेरी, आपको खुद से क्लियर होना चाहिए कि 1 मेरी इंग्लिश है तो मैं पहले इंग्लिश वाला 1 अटैम्प्ट करूँगा, और 2 हिंदी है तो मैं 2 वाला हिंदी अटैम्प्ट करूँगा। वो ध्यान रखना है आपको, यहाँ गड़बड़ होती है इसलिए। फिर आपका सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपके 5 होंगे और पाँचों आपके 30-30 मार्क्स के होंगे। 30-30 मार्क्स ले लो। आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, पहला है आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सेकंड हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड EVS। ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके, पाँचों 30-30 नंबर के होंगे, और इस 30 में भी 15 मार्क्स उस सब्जेक्ट का होगा और 15 मार्क्स जो है उस सब्जेक्ट की पेडागोजी का होगा। पेडागोजी मतलब आप वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैथ्स है, मैथ्स अगर 30 मार्क्स का है तो 15 नंबर में आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे कि फ्रैक्शन बताओ या फिर कैलकुलेट करके बताओ, इस जगह से उस जगह पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके मैथ्स में होंगे, और 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको, बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बच्चा एक ही गलती को बार बार दोहरा रहा है तो आप उसको किस तरीके से, मतलब कौन सी विधि से ठीक करेंगे, ड्रिल मेथड करेंगे या फिर आप उसको कहते हैं डिक्टेशन देंगे, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे देगा। और आपको नॉर्मली वो 15 मार्क्स जो होते हैं ना हर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, सब में वो 15-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी ऐसे पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। वो आप नॉर्मली आंसर कर सकते हैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो, क्योंकि उसमें कॉमन सेंस वाले आंसर देने होते हैं कि नहीं इस तरीके से तो नहीं सीखेगा, इस तरीके से सीखेगा, तो वो उसके लिए आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। आपका जो 15 नंबर का वो पूछता है, जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है 15 नंबर के, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो वो ही आपको अच्छे से पढ़ना है। CDP में आपका 30 मार्क्स का CDP आता है, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो जब जो CDP है उसके अंदर आपको जो भी आपने थॉर्नडाइक, वाइगॉस्की, प्याजे, जितनी भी इनकी जो थ्योरीज पढ़ी हुई हैं वो सेकंड ईयर में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है, सेकंड ईयर में और अच्छे से हैं वो टॉपिक्स, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपके 30 में से 25 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपने क्लियर कर रखी हैं, तो वो ध्यान देना है आपको। और मेरे पास नोट्स भी हैं, आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगी। वो सिर्फ आपको CTET के एग्ज़ाम में ही नहीं, बाकी KV के एग्ज़ाम में और DSSB के एग्ज़ाम, सब जगह आपको बहुत हेल्प करेंगे नोट्स। मैंने खुद उनको अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस तरीके से कि अगर मैं 10 साल बाद भी उसको पढूं तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखा हुआ है कि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन लिखी हुई है। क्योंकि कुछ होते हैं कि आपने 1 वर्ड में आपने अगर कहीं भी नोट्स बनाए हैं, आपको बाद में खुद ही नहीं समझ में आते, तो मैंने नोट्स उस टाइम ऐसे बनाए थे कि मैं अगर कभी भी उसको पढूँ तो मैं उससे किसी और को भी समझा सकूँ वो चीज़ें। तो ऐसे नोट्स अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और हिंदी में आपका नॉर्मल हल्की फुल्की ग्रामर पढ़ लेना, और मेथड्स पूछता है कि बच्चा जो है मात्राएं गलत कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होते हैं, वो अगर आपने अपना DLED सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की जो भी हिंदी लैंग्वेज की बुक होती है जिसमें आप हिंदी शिक्षण सीखते हैं उसको आपने पढ़ रखा है तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बस डाइट की बुक्स, पेडागोजी के लिए तो आपको बस डाइट की बुक्स को देखना है। EVS में एक मैं आपको बोलना चाहूँगी, और इंग्लिश में भी आपका ऐसे, इंग्लिश में हल्के फुल्के आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछ सकता है, अप इन आउट ऐसे वाले, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऐसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछेगा, मेथड्स कौन से होते हैं इंग्लिश टीचिंग के, कैसे ड्रिल करवानी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ पे भी आपकी कुछ ये जैसे थ्योरीज़ के क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाइगॉस्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या बोला, ऐसे करके, तो वहाँ पे आपको वो देख लेना है। ये जो बोल रही हूँ वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो भी याद आता जा रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। उसके बाद EVS में आपको ध्यान देना, EVS को क्लियर करने के लिए आपको 3, 4, 5 EVS की बुक NCERT की पढ़नी है अच्छे से, टिप्स पे आपको होनी चाहिए। उसके नोट्स भी अगर बोलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जो उस टाइम पे थे, और अभी तो यूट्यूब पे बहुत मटीरियल आपको मिल जाएगा जिसमें जो बुक है आपकी उसके मतलब जो भी एक लाइन को अच्छे से क्लियर किया गया है। KV में भी मैंने वो पढ़ा था, KV का एग्ज़ाम देने के टाइम भी मैंने बुक्स को पढ़ा था, और बुक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। NCERT की बुक्स आपको KV के लिए भी पढ़नी है, तो अभी से पढ़ लो, है ना। अभी से जितना पढ़ोगे, जितना रिपीट होगा उतना अच्छे से आपके माइंड में वो बैठता जाएगा।
तो 3, 4, 5 की और 15 क्वेश्चन आपके जो पेडागोजी के आएंगे ईवीएस में, तो वो भी आपका जैसे एनसीएफ का पूछ लेगा। और पेडागोजी एक तो ये फिलॉसफी के कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सी फिलॉसफी पे है, बाल केंद्रित शिक्षण है, चाइल्ड सेंटर्ड और अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसे कुछ जो भारी भारी शब्द हैं इनको लेकर क्वेश्चन बना देते हैं और आपको इनका आंसर देना होता है। एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, और ये सॉरी हमारी बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, बुद्धि पे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। फिर पर्सनैलिटी के ऊपर, तो बुद्धि, पर्सनैलिटी और आपका जो भी मेथड्स होते हैं, हाउ टू टीच इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो मेरे से जो भी आपको हेल्प चाहिए नोट्स के रिगार्डिंग वो भी आप बताइएगा। मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टीचिंग सब्जेक्ट्स निकिता तिवारी, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो नहीं जुड़े, जिनके लिए फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वो वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे ही नोट्स शेयर करती हूँ अपने। तो आप वहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे बता दीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें मुझसे चाहिए ताकि मैं आपको दे सकूँ। बाकी ये छोटा सा वीडियो था, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं भी बहुत मोटिवेट हूँ आपके साथ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी मोटिवेशन लें और अच्छे से एक अच्छी सी टीचर बन जाइए। ओके, थैंक यू।